अब तो पतंगें भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। अब तो इस मुनव्वर राना के शेर को कुछ बदल कर अगर कहना चाहें इस माजरत के साथ तो कुछ यूं बनेगा कि अब तो किताबें भी ये देखकर हैरान हो गईं, राजाओं की कहानियां भी हिंदू मुसलमान हो गईं। आप सोच रहे होंगे कि इस बात का मकसद क्या है कहने का। तो मकसद ये है कि आपके लिए एक बड़ी ज़रूरी खबर पर तवज्जो लेने के लिए इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। बात किताब की है, बात शिक्षा से जुड़ी हुई है, बात एनसीईआरटी की 19 सदस्यों की कमेटी के रिकमेंडेशन से जुड़ी हुई है, बात आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि अगर आपको आज दिखने वाले असर, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इससे अगर समझ में नहीं आया तो शिक्षा के खतरे को आप कैसे समझेंगे, जिसका असर शायद अभी उतना न देखे लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। मगर फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज एक बेहद अहम खबर पर आपकी तवज्जो चाहेंगे और वो खबर ये है कि एनसीईआरटी की 19 सदस्यों की समिति ने सिलेबस में, किताबों के पाठ्यक्रम में, अध्यायों में भाषा से लेकर के कहानियों तक को बदलने के सुझाव भेजे। क्या है उस सुझाव में? क्या पॉलिटिकल बहस का इंडिया बनाम भारत जैसा मुद्दा अब आपके बच्चों के सिलेबस की किताबों में किसी सत्ताधारी दल के एजेंडे की तरह शामिल होने जा रहा है? क्या एनसीईआरटी की 19 सदस्यों की समिति ने इस देश में किताबों के बीच दर्ज सिलेबस को हिंदू मुसलमान करने का एक नया रास्ता खोज लिया है? क्या है उस सुझाव में जो इस समिति ने दिया है? क्या असर होगा इसका आने वाले वक्त में? इसका विश्लेषण आज की वीडियो में करेंगे और साथ ही आज के वीडियो में आपकी आंख खोलने के लिए कुछ आंकड़े बताकर ये दिखाना चाहेंगे कि शिक्षा पर असल में कितने तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। फेलोशिप, स्कॉलरशिप, सीटों का बंटवारा और फीस बढ़ती हुई, और उससे लेकर के क्या आपको पता है कि आपके देश के विश्वविद्यालय अब स्वायत्त नहीं रहे, सरकार उन्हें ग्रांट नहीं देती, हेफा के जरिए लोन लेना पड़ता है। कितना लोन लिया है जेएनयू ने, डीयू ने और तमाम विश्वविद्यालयों ने? इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और इस सारी बातचीत का मकसद यह होगा कि शायद आप ठहर करके एक बार विचार कर सकें कि शिक्षा पर आप कितने सजग हैं, आपके देश की सरकार शिक्षा को लेकर के कौन सी नीतियां बना रही है और इसका असर कितना भयावह होने जा रहा है। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए दर्जनों किताबों में यह बात लिखी, समझी और समझाई कि किसी समाज की तरक्की अगर मुझे देखनी होगी तो मैं ये देखूंगा कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, और किसी मुल्क और देश की तरक्की मुझे देखनी होगी तो मैं ये गौर करूंगा कि वहां शिक्षा की स्थिति कैसी है, विश्वविद्यालयों की स्थिति कैसी है। और हम और आप अगर एक जागरूक नागरिक हैं तो हमारी चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए सरकारें कौन सा फैसला ले रही हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं कि शायद आपको इस बात की गंभीरता समझ में अभी ना आए, क्योंकि भाई आपको रोटी, कपड़ा, मकान की गंभीरता आज तक समझ में नहीं आ रही। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, डीजल 100 रुपया हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए से ऊपर, सिलेंडर 1200। आपको कहां यह बात समझ में आ रही? आप तो 5 किलो अनाज पर खुश हैं, आप तो दूसरे को विलन बनाकर पेश कर दिया गया उस पर खुश हैं। आपको आज गुस्सा नहीं आता जो आज की जिंदगी पर असर डालती है। आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा की डिग्रियां केवल मोहताज कर दी गई हैं इस बात के लिए कि आप किसी मिल में मजदूर बन जाएं। आपको इस पर गुस्सा नहीं आता? आपको इस पर गुस्सा नहीं आता कि आपकी महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? तो शिक्षा वाला गुस्सा तो शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि उसका असर आज नहीं दिखता,
उसे महसूस करने के लिए जो गंभीरता होनी चाहिए वो नागरिकों में हमारे देश में भरी नहीं गई। और उसका असर तब दिखेगा जब वो इतना बर्बाद हो चुका होगा या उतना असर उसका पड़ चुका होगा कि शायद संभलने का मौका ही ना मिल पाए। फिर भी आइए आपको बताता हूं कि पूरा मसला क्या है। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसकी किताबों में जल्दी ही आपको इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ नजर आएगा। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी ने 19 सदस्यों की नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी एनएसटीसी गठित की। इस कमेटी ने अपने कुछ सुझाव पेश किए हैं। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में फिर से ले जाने का मेरा मन है। मैं जानता हूं कि इसका असर फिर नहीं होगा आपके ऊपर, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको याद दिलाऊं। जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, संसद में सामान्य कामकाज भी मुश्किल से हो पा रहा था, ऐसे वक्त में आपदा को अवसर में तब्दील करने वाले नेताओं ने, आपके चुने हुए नेताओं ने 3 कानून पास कर दिए थे। पहला कृषि सुधार कानून। किसान तो समझ गए कि ये कृषि के सुधार के नाम पर जो कानून आ रहा है ये उनकी फसलों और नस्लों को बर्बाद करने वाला है। 13 महीने लगे, 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी, गालियां और आतंकवादी तक के तमगे सहने पड़े, जलील होना पड़ा, मगर टस से मस नहीं हुए। कुछ देर के लिए ही सही उस सरकार को झुकाया और अपने फसलों नस्लों को बचाया। मगर दूसरा कानून जो श्रमिक सुधार के नाम पर आया, उस पर इस देश में बातचीत ही नहीं हुई, जिन्होंने मिल मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया। और तीसरा कानून नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 था, जो बिना किसी संसद की बहस के इस देश में पास कर दिया गया और लागू कर दिया गया। एक लोकतांत्रिक देश में संसद इसलिए बनाई गई है कि अगर सरकार कोई योजना बना रही है, और हर सरकार को इस बात की योजना बनाने का अधिकार है कि समय बदल रहा है तो शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए, पाठ्यक्रम बदलना चाहिए, उसका मकसद बदलना चाहिए, प्रारूप बदलना चाहिए। उसके लिए कमेटी गठित होती है, उसके सुझाव होते हैं, और उसका जब प्रस्ताव फाइनलाइज होता है तो उसका संसद में बहस होती है। आपके चुने हुए प्रतिनिधि उस पर सवाल जवाब करते हैं, कोई सुझाव होता है तो उसे माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को धता बताकर नई शिक्षा नीति 2020 संसद में बिना बहस के पास कर दी गई। देश की शिक्षा नीति बदल गई और आपके बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए लागू कर दी गई। आइए इतिहास के पन्ने से अब वर्तमान पर आए, क्योंकि आपको तब भी पता नहीं चला और शायद अब भी पता ना चले, इसलिए बार बार आपको याद दिला रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अगर किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम तय करने में हावी होने लगे तो क्या आपको सजग होने का वक्त नहीं होता? कल्पना करके बताइए कि इंडिया बनाम भारत की बहस आपने कब सुनना शुरू किया? तब ना, जब इंडिया गठबंधन नाम दे दिया इस देश के विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता के अलायंस का नाम INDIA। माना यह गया कि इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, मगर गृह मंत्री हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, और तो और देश के प्रधानमंत्री, शहंशाह हिंदुस्तान, पहले उसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं, फिर इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस कहना शुरू करते हैं। और जो सो कॉल्ड तटस्थ मीडिया चैनल के एंकर हैं, प्रधानमंत्री की भाषा जो होती है वो एंकर की भाषा हो जाती है, और फिर भी दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष हैं। इससे बड़ा चुटकुला आपके लिए क्या होगा? फिर भी आप चुटकुले सुनकर हंस रहे हैं। तो जो भाषा देख करके वो बहस की गई, इंडिया को विदेशी बता दिया गया, ठीक बात है, लेकिन क्या इसका कोई कानून पेश हो गया? क्या निर्णय ले लिया इस देश ने कि अब इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं होगा? और अगर इस देश ने अभी निर्णय नहीं लिया है तो एनसीईआरटी की उस 19 सदस्यों की समिति ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक राजनीतिक दल, माना कि उसकी सरकार केंद्र में है, क्या अब राजनीतिक दलों के एजेंडे, पॉलिटिकल एजेंडे, आपके बच्चों को शिक्षा देने वाली किताबों के सिलेबस के एजेंडे बन जाएंगे? और आप इस खतरे को समझ पा रहे हैं? आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, तो आपके बच्चों का भविष्य तो एक प्रयोगशाला बन जाएगा, और उस प्रयोगशाला में अपने अपने विचार पढ़ाए जाएंगे। सुनिए रिकमेंडेशन और क्या है। बुधवार को समिति के अध्यक्ष CI आइजैक ने कहा कि इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1957 के प्लासी के युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था, जबकि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं।
ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है कि सभी कक्षाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। यहीं ठहर जाइए। भाषा कब बनी, संस्कृत कब आई, लिखने का क्रम कब आया, 7000 साल का इतिहास आपका है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता कब थी? आज से तकरीबन 5000 साल पहले। क्या गजब की प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एक ऐसी सभ्यता जिसका दुनिया में डंका पड़ा। पक्के मकान, समकोण पर काटती सड़कें, ढकी हुई नालियां, उत्तम जल निकासी व्यवस्था, स्नानागार, अन्नागार, क्या क्या चीजें। वो एक प्रोग्रेसिव सभ्यता। उसकी भाषा आज तक आप नहीं पढ़ पाए जो 5000 साल पहले थी, और विष्णु पुराण 7000 साल पहले। सोचिएगा, मैं और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब का इतिहास 1500 ईसा पूर्व के बाद का है। अब आप कहां खड़े हैं? आपका 5000 साल का इतिहास और आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस बना रहा है वो भाषा बोल रहा है जो शायद किसी आरएसएस की शाखा में पढ़ाया जा रहा हो या किसी व्हाट्सएप के अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा हो। ये आपका सिलेबस बच्चों का भविष्य बदलने के लिए कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इस देश का नाम इंडिया रखा गया या इंडिया प्रचलन में आया? फिर मेगास्थनीज की इंडिका क्या होगी, उसका क्या इतिहास है? इंडिजिनस का क्या इतिहास है? लेकिन सिलेबस बदला जा रहा है। आपको अपने बच्चों के भविष्य का चिंता आप रोटी रोजी के लिए तो बोल नहीं रहे, आप शिक्षा और सिलेबस के लिए क्या बोलेंगे? फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ठहर कर सोचिए। आगे सुनिए कमेटी का रिकमेंडेशन। उन्होंने बताया कि भारत में भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है। वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसे कि उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता भी नहीं थी। सौर मंडल पर आर्यभट्ट के काम समेत कई उदाहरण भी हैं। हमने सुझाव दिया है कि मध्यकाल और आधुनिक काल के साथ साथ क्लासिकल हिस्ट्री को पढ़ाया जाए। फिर से ठहर जाइए। क्या आपने अपने इतिहास की प्राचीन भारत की किताब में, एंशिएंट हिस्ट्री की किताब में अशोक को नहीं पढ़ा है, चंद्रगुप्त को नहीं पढ़ा है, समुद्रगुप्त को नहीं पढ़ा है? क्या आपने कनिष्क को नहीं पढ़ा है? क्या आपने तमाम वंशों को नहीं पढ़ा है? और यह सुझाव देने वाली समिति करी है कि हमें केवल अंधकार में दिखाया गया। क्या आपको नहीं पता था कि आर्यभट्ट कौन थे, चरक, धन्वंतरी? ये तो है सिलेबस में। लेकिन चूंकि नफरत का एजेंडा फिट नहीं हो रहा है तो एंशिएंट हिस्ट्री को इस तरह से दिखाओ। अरे भाई, सम्राट अशोक जैसा एक सम्राट जिसके तलवार में जब दम था ना, और उसने तलवार चलाई तो कलिंग की नदी का पानी लाल हो गया, मगर जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का पैगाम सुनाया और मनुष्य को मनुष्य के बराबर मानकर उसके कल्याण के रोजमर्रा के कामों के लिए पूरे देश में एक इतिहास रच दिया। वो सिलेबस में है। बताओ, आपके सिलेबस में वो अंधकार युग है क्या? और बताओ, मौर्य वंश शूद्र है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय? इस बार सोचिएगा जरा ठहर करके। आपको कुछ सूत्र देकर जा रहा हूं, क्योंकि वैसे विस्तार में बात करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर जो एनसीईआरटी के सिलेबस बदलने की कमेटी बनी हुई है, उसके इतिहास का ज्ञान एक आरएसएस दीक्षित व्यक्ति जो गांव, कस्बे, चौराहों पर बैठकर रोज गांधी के बारे में किस्से सुनाता है, अंबेडकर के बारे में किस्से सुनाता है, जो अलग अलग किस्से सुना करके इस देश में अंधविश्वास फैलाने का काम करता है, वैसा ही विचार अगर इतिहास के ज्ञान का यहां है तो कल्पना करिए आपके देश में कितना बड़ा खतरा सामने मंडरा रहा है। शिवाजी कहाँ हैं? वो कह रहे हैं मध्यकाल को केवल मुस्लिम आक्रमणकारियों का कहा गया। आपको नहीं पढ़ाया गया क्या इतिहास की किताब में कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गोरी हार गया? ये तो इतिहास में पढ़ा है ना भाई। अगर पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य ये इतिहास में हैं जिनकी तलवारों में जब दम था तो विदेशी ताकतें बाहर ही रह गईं। इसमें यह भी तो पढ़ाया गया कि बाबर को बुलाने वाले कौन, राणा सांगा और बाबर का रिश्ता क्या, ये भी तो पढ़ाया गया है। क्या क्या बदलेंगे? इतिहास की किताबों को बदलकर इतिहास में अमर होने की ख्वाहिश सनकपन तक ले जाती है। और देखिए क्या हो रहा है आपके इतिहास की किताब में। अब एक और रिकमेंडेशन, कल्पना करिए, मैं क्यों कह रहा हूं कितने खतरनाक मोड़ पर आप खड़े हैं। एनसीईआरटी शिक्षा के लिहाज से कहें तो यह सबसे अहम समिति है। इसकी ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट बता रही जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए
NCERT module credits PM Modi for success of Chandrayaan 3, ignores ISRO's track record। और नीचे यहां गौर से देखिए और समझिए क्या लिखा है। due to unsuccessful landing of Chandrayaan 2 on the moon, the morals of all scientists shook. They were very sad. The Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, boosted the courage of our scientists and asked them to try once more. All scientists together tried and improved their work by learning from the past experience so that the lander could successfully land on lunar surface by the launcher. आहा, अथ श्री नरेंद्र मोदी कथा। हंसिए नहीं, अब एनसीईआरटी की किताब में ऐसी चीजें दर्ज करने के लिए सुझाव दे रही है एक समिति। छूट गया इसरो का इतिहास, कब बना, किसने बनाया, कांग्रेस की क्या भूमिका, वैज्ञानिकों की क्या भूमिका जिन्होंने साइकिल पर रख करके रॉकेट लॉन्चर ले गए, जिन्होंने बनियान पहन करके इसरो के लिए मेहनत की, उनके इतिहास के किस्से अब इसमें दर्ज नहीं होंगे। अब नरेंद्र मोदी को इसरो के चंद्रयान 3 की सफलता और कामयाबी के लिए श्रेय दिया जाएगा। इसरो की काबिलियत को अब कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर यही आपको पसंद है तो मुबारक हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों में केवल अपमान और अंधकार दिखता है तो मुबारक हो, आप इस नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको इंडिया शब्द और भारत शब्द की राजनीति के बीच भारत शब्द के इस प्रयोग को कोई खतरा नहीं देख पा रहे तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि अब आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आइए इसी नए भारत के कुछ और आंकड़े आपकी आंख खोलने के लिए मैं दिखाता हूं, फिर उसके बाद खुश हो लीजिएगा। हेफा के बारे में जानते हैं? यूजीसी पहले हुआ करती थी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका नाम था, और अभी भी है यूजीसी। यानी यूजीसी का मतलब यह था विश्वविद्यालय अनुदान देगा, उसका आयोग। सरकारों के पास जो जनता का पैसा होता है, लोकतांत्रिक देश में जिम्मेदारी सरकार की होती है कि किसी गरीब कमजोर मजलूम को उसकी जेब में पैसा है कि नहीं है, इससे न वंचित हो जाना पड़े शिक्षा से। इसलिए सरकार शिक्षा को अपने हाथ में रखती है। सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी पैसे से, जो असल में जनता के टैक्स पेयर के पैसे हैं। और ठहरिए, टैक्स केवल नौकरी पेशा लोग नहीं देते। गांव में एक रिक्शा वाला, एक मजदूर अगर दिया सलाई भी खरीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। आपका पैसा सरकार के पास, और सरकार की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा इस देश के हर नागरिक को दें। और नई शिक्षा नीति कर रही है, फिर से इसमें सोचिएगा, स्कूल और विश्वविद्यालय क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत बंद किए जाएंगे या मर्ज कर दिए जाएंगे। अगर निश्चित संख्या से कम स्कूलों में विद्यार्थी होंगे तो नए स्कूल खोलना छोड़ो, पुराने वाले बंद होंगे, और बंद हो रहे हैं। खोजिए अपने आसपास के इलाके के सरकारी स्कूल और देखिए जाकर के वहां किन के घरों के बच्चे पढ़ते हैं। और आपको अभी भी हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है तो बधाई हो आपको। अगला आंकड़ा देखिए, यूजीसी जो ग्रांट देती थी, वो ग्रांट सरकारी पैसा होता था, इसलिए ताकि आपको फीस न देनी पड़े, नाम मात्र की फीस हो, गरीब कमजोर मजलूम वंचित शोषित जमात के बच्चे भी अच्छी तालीम पाएं। अब ग्रांट देने की बजाय सरकार ने नई एजेंसी बनाई है, हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, और ये फंड देती है, फंड नहीं असल में लोन देती है। और देश भर के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान इस हेफा से अब लोन ले रहे हैं, और जिस लोन को निश्चित समय में उन्हें वापस हेफा को लौटा देना है। तो लोन, कोई भी संस्थान यही न चाहेगा कि कम लोन लेना पड़े ताकि कम लौटाना पड़े, तो वो खर्चा कम करेगा और आमदनी बढ़ाएगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया क्या है? केवल और केवल एक जरिया है, विद्यार्थियों की फीस। और विद्यार्थियों की फीस बढ़ाओ तभी तो आमदनी बढ़ेगी और हिफा से लोन कम लेना पड़ेगा। इसलिए जिस देश में एनसीईआरटी में कमेटी बनाई जानी चाहिए थी कि विद्यार्थियों की फीस महंगी न हो, उसका सुझाव दो। जिस देश में फेलोशिप, आज इस देश में जो महीने महीने पर मिलती थी, कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं साल भर बाद फेलोशिप मिल रही है, फेलोशिप कम कर दी जा रही है। सरकार कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, विद्यार्थी परेशान है, उसके लिए कमेटी नहीं बनाई गई।
सीट कटौती हो रही है, डिग्री बढ़ोतरी हो रही है। आपको इसमें भी मजा आया, बधाई तो आपको फिर भी दूंगा। वैसे वक्त में इन विषयों पर कमेटी बनाने की बजाय कमेटी बनाई जा रही है इंडिया बनाम भारत, प्राचीन इतिहास बनाम मध्यकालीन इतिहास, हिंदू बनाम मुस्लिम, चंद्रयान 3 की कामयाबी मोदी जी को बधाई हो। आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आइए देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि शिक्षा की स्थिति क्या है। न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रही है। यह रिपोर्ट कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट एलोकेशन कितना है शिक्षा पर। लगभग प्रतिशत में बजट है। 2013-14 में 4.77% था। जीडीपी का 0.71%, जो 2018-19 तक घटते घटते 0.45% हो गया, यानी कुल मिला के 3.48%। शिक्षा पर बजट कम, बाकी तो आप समझ रहे हैं, 5 किलो अनाज पर खुश हैं, बधाई हो आपको। अगला चीज, गौर से इस खबर को देखिए। 4 years ऑफ सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन अंडर मोदी रिजीम। 4 साल में कैसे सिस्टमेटिक डिक्रीज आया है, इसको देखने के लिए आप इस बात पर पूरी विचार करिए। इंडियन एक्सप्रेस का यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। लोन सैंक्शनड अंडर हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में नंबर ऑफ लोन 8, लोन अमाउंट 1804.25 करोड़। जो 2022-23 के आंकड़े में भी देखिए 1551.85 करोड़। और कुल मिलाकर हेफा के जरिए अब तक 35,038 करोड़ रुपए लोन ले चुके हैं तमाम विश्वविद्यालय। लिस्ट देखिए, व्हाट दे विल गेट। इंस्टीट्यूट लोन ऑन ऑफर फ्रॉम हेफा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन करोड़। आईआईटीज को 25,000 करोड़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को 20,000 करोड़, एनआईटीज को 11,300 करोड़, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को 10,000 करोड़, आईआईएसईआर्स को 5,000 करोड़, आईआईएम्स को 4,500 करोड़, आईआईटीज सेटअप इन पीपीपी मॉडल, बधाई हो, यहां भी 3,000 करोड़, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स 1,000 करोड़, अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन 1,700 करोड़। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हेफा ने लोन दिया है देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों को, बधाई हो। जेएनयू गेट्स ओवर 450 करोड़ एड फ्रॉम हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, यानी लगभग 455 करोड़ रुपए जेएनयू ने लोन लिया है। 950 करोड़ लोन किसके लिए? दिल्ली विश्वविद्यालय। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग फॉर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू गर्ल्स हॉस्टल, एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, 2 न्यू एकेडमिक ब्लॉक्स इन डी स्कूल, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग और ग्वायर हॉल हॉस्टल, आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग, जुबली हॉल, इन सब को मिलाकर तकरीबन 950 करोड़ रुपए दिल्ली विश्वविद्यालय ने लोन लिया है हेफा से। कल्पना करिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को यह पैसा लौटाना है। दिल्ली विश्वविद्यालय कहां से पैसा पाएगा? विद्यार्थियों की फीस बढ़ाएगा। और हाल के आंकड़े दिल्ली विश्वविद्यालय के ये हैं, तकरीबन जो 8,000-7,000 फीस हुआ करती थी, अब वो लगभग 50,000 पहुंचने जा रही है। हर कॉलेज, हर कोर्स में हर साल फीस बढ़ोतरी हो रही है, सीटें भरी नहीं जा रही हैं। सीयूईटी से अब तो ऐसा हो गया कि अब जिन्होंने फॉर्म भरा आखिरी में बुलाया जा रहा है कि भैया पास हो जाओ, एडमिशन कर ले लो, भले तुमने सीयूईटी में अच्छा नंबर नहीं लिया, भले तुम उसमें फॉर्म नहीं भरे। यह है हायर एजुकेशन का मॉडल। इसमें सेंट्रलाइज एग्जाम से वंचित शोषित बच्चों को बाहर कर दिया। एनसीईआरटी को इस पर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस देश की केंद्र सरकार को अब इस पर कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पता है, क्योंकि आपको इस पर कहां फर्क पड़ रहा है। आपको पता ही नहीं है हेफा क्या है। आपको पता ही नहीं है कि देश के विश्वविद्यालय लोन लेकर चल रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके बच्चों के एडमिशन की सीटें घटा दी और 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में, और हर जगह ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ठेके पर प्रोफेसर बनना है विश्व गुरु। आप झंडा उठाकर लहराने लगे उस पॉलिटिकल पार्टी का, और आपके यहां गुरु ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जा रहे हैं, गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं, और जहां जहां पुरानी वैकेंसी है वही जल्दी जल्दी भर दी जा रही है आरएसएस के कैडर के जरिए। बाकी तो अब ठेके पर प्रोफेसर, बाकी पूरा देश विश्व गुरु का
मजा लेगा। न्यूज क्लिक की इस खबर को देखिए। देश के सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में शामिल जेएनयू के बजट में 7 साल में मात्र 70 करोड़ की वृद्धि हुई। वहीं जामिया और एएमयू के बजट में 2021-22 में भारी कटौती हुई। जामिया में यह 479 करोड़ से घटकर 411 करोड़ रह गया। एएमयू में 1520 करोड़ से घटकर 1214 करोड़ रह गया। युवा वैज्ञानिकों को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन की योजना केवीपीवाई बंद कर दी गई है। एनईपी के तहत तमाम शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाने की कोशिश की गई है और इसी के जरिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 400% अपने यहाँ फीस बढ़ा दी गई। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, वो आज जेल में है। आपको पता ही नहीं होगा। पता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि फीस 400% बढ़ा दी गई। लेकिन आपको तो नए भारत में स्वागत कराना है। आगे सुनिए। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 4 साल करने और कभी भी उससे एग्जिट करने और सर्टिफिकेट डिप्लोमा व्यवस्था ने उच्च शिक्षा को मजाक बना दिया। ड्रॉप आउट रेशियो में बढ़ोतरी हो गई है और सीयूईटी के जरिए उसको कम कर दिया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो यह रिपोर्ट ये बताती है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने तुगलकी फरमान दिया कि अब यहां के छात्रों को सरकारी स्कूलों में 500 रुपए फीस बढ़ी हुई देनी पड़ेगी और अगर वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके लिए सरकार उन्हें खुद 1100 रुपए देगी। 500 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और 1100 रुपए सरकार देगी अगर आप प्राइवेट में पढ़ेंगे। समझ गए ना? सरकारी स्कूल बर्बाद हो, प्राइवेट स्कूल की दुकान और तेज हो। और उनकी फीस आप जानते हैं, आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चों के लिए शिक्षा है, रोजगार है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके लिए 5 किलो अनाज है, 500 रुपया है और नारे लगाने के लिए, दूसरों से जलन करने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। बधाई हो आपको, आपने ऐसा ही भारत चुना था जिसमें शिक्षा बर्बाद हुई, जिसमें सिलेबस बर्बाद किया गया। और आज अब सिलेबस में देश में प्रधानमंत्री के गुणगान गाए जाएंगे, चारण और भाट पैदा किए जाएंगे और देश में विवेक शून्यता का माहौल बनाया जाएगा। और कल को इसी सिलेबस की किताबों में दर्ज होगा कि नाली के गैस से चाय कैसे बनाते हैं और बेरोजगारी में पकौड़ा कैसे तलते हैं। बधाई हो, आपने ये भारत चुना है। आप उस भारत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा क्या है? हम तो फकीर आदमी है जी। आपको चेताते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे कि हिंदू मुसलमान में मजा मत ढूंढिए, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और आप अगर जाग सकते हैं तो अपने बुनियादी उसूलों के लिए जागिए, शिक्षा और रोजगार के लिए जागिए। और अगर अभी भी सोए रहते हैं तो बधाई हो, आपके लिए नए भारत में बहुत सारा इंतजाम कर दिया गया है। कैसी लगी आपको ये बातचीत? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टिप्पणी करिएगा कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है। देखते रहिए मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर मिलते हैं किसी और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।